हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नवाजिश स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का परीक्षाबाज के एक और वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस टाइम पर पूरे देश के अंदर छाया हुआ है। ये मुद्दा किसका है? ये मुद्दा है अतुल सुभाष के सुसाइड से जुड़ा हुआ। एक खबर आई कि बेंगलुरु में रहने वाले एक टेक कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने सुसाइड किया। सुसाइड से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा और एक वीडियो छोड़ा, और जिसमें कुछ बहुत ही गंभीर बातें समाज को लेकर के, न्यायपालिका को लेकर के उन्होंने उठाई। और ये एक ऐसा मुद्दा है कि एक के बाद एक इस तरीके के केसेस हम लोग देखते जा रहे हैं। ये पहला भी नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। तो इस पर हम पूरी गहराई से बात करेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या। एक बात उसमें बोली गई कि मैंने जज से कहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। तो पत्नी बीच में बोली कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो। इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं, तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के 5 लाख रुपए लूंगी। अब ये बात जो आप सुन रहे हो, ये बात अपने आप में एक ऐसी बात है जो आपको झकझोर कर रख सकती है कि विवाह का एक बंधन जिसे हम बहुत ही पवित्र मानते हैं, जिसको बोला जाता है कि ये जन्मों जन्मों का साथ है, न्यायपालिका जिस पर हमारी अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, आखिर उसके सामने इस तरीके की बातें कैसे हो सकती हैं। तो इस मुद्दे से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए, पहली बात आती है कि भाई पूरी कहानी है क्या, आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया। मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। अतुल के अलावा उनके परिवार में उनके माता पिता और उनके छोटे भाई हैं। अतुल ने अपने लास्ट वीडियो में क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूं उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। मेरे ही पैसे, मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस, ये पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। अब देखिए, शादी के 5 साल में आखिर क्या क्या होता है। 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट से मैच मिलता है और अतुल सुभाष ने उत्तर प्रदेश की जौनपुर निवासी निकिता सिंघानिया से शादी की। 2020 में दोनों को एक बेटा होता है और कुछ ही महीने में इतनी अनबन बढ़ जाती है कि 2021 में निकिता जो है वो बेंगलुरु से चली जाती है। 2022 में निकिता ने अतुल और उसके परिवार के खिलाफ 9 मामले दर्ज कराए, जिसमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का मामला भी शामिल था। निकिता ने जौनपुर की फैमिली कोर्ट में अतुल पर आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज मांगा था और उसके चलते उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा, जिससे कि उनका निधन हो गया। 2022 से 2024 तक उसी अदालत में 120 बार इस मामले की सुनवाई होती है, जिसमें 40 बार अतुल को बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है। 2 साल के अंदर 40 बार। 9 दिसंबर 2024 अतुल ने खुदकुशी कर ली और उनका शव जो है बेंगलुरु में उनके फ्लैट से मिलता है। अब उन्होंने अपने वीडियो में आखिर कौन कौन से सवाल उठाए हैं, देखिए। उन्होंने सुसाइड से पहले 120 मिनट का एक वीडियो बनाया और जिसमें 4 बड़े सवाल निकल करके आते हैं। पहला, पत्नी से प्रताड़ना। अतुल ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को हर महीने 40,000 रुपए का मेंटेनेंस देता हूं, इसके बावजूद वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पे 2 से 4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही हैं। मेरी पत्नी मुझे ना तो मेरे बेटे से मिलने देती हैं, ना बात कराती हैं। ये पहला सवाल। दूसरा, जज ने पत्नी का साथ देकर न्याय नहीं किया। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी ने यह केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और बाद में इसे बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए कर दिया गया।
और जब उन्होंने डिमांड की बात फैमिली कोर्ट की जो जज थी उन्हें बताया तो उन्होंने भी पत्नी का साथ दिया। यह दूसरा आरोप। तीसरा क्या है? जज पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। अतुल ने अपने वीडियो में कहा कि नीता कौशिक जो कि कोर्ट की जज थी वो करप्शन करती हैं। उनका पेशीदार जो माधव है वो आम आदमी से 50 रुपए और बड़े लोगों से 500 से 1000 रुपए तक लेता है, तब जाकर के उन्हें मन मुताबिक डेट देता है। नीता कौशिक पर रिश्वत लेकर के फैसला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझसे केस को रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। पत्नी के घर वालों को बोला कि उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है। अतुल ने बताया कि जब उन्होंने अपनी सास से बात की तो उन्होंने कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया है? मुझे लगा कि आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आने वाली है। अतुल ने जवाब दिया कि अगर मैं मर गया होता तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलती? सास ने जवाब दिया कि अगर तुम मर भी गए तो क्या हुआ, तुम्हारा बाप पैसे देगा। मरने के बाद सब पत्नी का होता है। तुम्हारे माता पिता भी कुछ दिनों में मर जाएंगे तो जो कुछ है वो सब किसका होगा? पत्नी का होगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम भी और तुम्हारा पूरा खानदान जो है वो कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा। अतुल ने अपनी आखिरी इच्छा में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि मेरे केस की जब सुनवाई हो तो उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। पत्नी मेरा शव तक ना छू सके, उसको प्रताड़ित करने वालों को जब तक सजा ना हो ना उसकी अस्थियां विसर्जित ना की जाएं। उन्होंने बोला कि जब तक भ्रष्ट जज मेरी पत्नी और उसके परिजनों को अगर कोर्ट बरी कर देता है ना, मामला कोर्ट में जाए और वो बरी कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा मेरी अस्थियां उसी अदालत के सामने किसी गटर में क्या कर देना? विसर्जित कर देना, और मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को दे देना। ये उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा में लिखा। ये एक लेटर है जो वो लिख करके गए हैं अपने बेटे के नाम। और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा मार्मिक है। अंदर से आपको झकझोर करके रख देगा कि कोई इंसान किस हद तक प्रताड़ित हो सकता है, कोई इंसान किस हद तक हतोत्साहित हो सकता है, और ये समाज, ये सिस्टम, ये परंपराएं, ये रिश्ते नाते उसे किस हद तक तोड़ सकते हैं। दहेज प्रताड़ना को लेकर के आखिर क्या कानून है और क्या उसका दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, भारत का जो कानून है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, उसमें एक धारा है, धारा 498A। इसके तहत जो दहेज को लेकर के मामला दर्ज किया जाता है वो इसके तहत किया जाता है, क्योंकि भारत का कानून कहता है कि भाई दहेज देना और लेना दोनों ही क्या है? गलत है। अब जो हमारी बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता है, इसमें यह धारा 85 और 86 में आता है। 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं जो हैं वो धारा 498A का दुरुपयोग कर रही हैं। कोर्ट ने कहा कि कभी कभी पत्नी की गलत मांगों को पूरा करने के लिए पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ धारा 498A का सहारा लिया जाता है। इसे देखते हुए कोर्ट ने पहले भी चेतावनी दी थी कि बिना किसी ठोस सबूत के घरेलू उत्पीड़न के किसी भी आरोप या किसी भी क्रिमिनल केस का आधार उसे ना बनाया जाए जब तक कोई ठोस सबूत ना हो। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि धारा 498A को लीगल टेरर यानी कि कानूनी आतंक बना दिया गया है। अननेचुरल सेक्स के लिए जो कि आरोप लगा, ठीक है, अतुल पर के अननेचुरल सेक्स का मामला भी था, धारा 377 है। धारा 377 क्या कहती? कि कोई भी व्यक्ति, पुरुष, महिला, ठीक है, जानवर, किसी के भी साथ अप्राकृतिक रूप से अगर संबंध बनाता है तो उस पर धारा 377 लगाई जाएगी। यह एक अपराध है और 10 साल की सजा हो सकती है। अब देखिए, भारत के कानून में पति के ऊपर रेप का आरोप नहीं लगाया जा सकता, तो भैया आप वो काम तो कर नहीं सकते, तो क्या करोगे? अप्राकृतिक सेक्स का जो है आरोप लगा दीजिए ताकि उसमें बेल जो है वो ना मिल पाए। 2024 में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक फैसला दिया, और उस फैसले में क्या बोला गया कि पत्नी द्वारा लगाए गए जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपों को खारिज कर दिया, और बोला कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है, वो शादीशुदा है, तो पति अगर पत्नी के साथ किसी भी तरह का यौन व्यवहार करता है तो उसे रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, यानी कि रेप तो हो नहीं सकता।
अब ध्यान यह भी रखना है कि भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें अप्राकृतिक सेक्स की धारा को शामिल नहीं किया गया है। अतुल सुभाष को 3 साल में 120 बार बुलाया गया, 40 बार पेशी हुई। एक लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया जिसमें एक तरीके से आप कह सकते हो हैरेसमेंट है। अतुल के पिता पवन कुमार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सुलह कराने वाले कोर्ट में कानून के मुताबिक काम नहीं होता है। अतुल कहता था सुप्रीम कोर्ट के नियम भी नहीं माने जाते। बेंगलुरु से 40 बार जौनपुर जाना पड़ा था। उसकी पत्नी एक के बाद एक के बाद एक केस जो है वो लगाती जा रही थी, जिससे प्रताड़ना हो रही थी, हैरेसमेंट हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे क्या कहते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की कानूनी प्रक्रिया लंबी है। जब तक अदालती कार्यवाही का टाइम मैनेजमेंट और जजों की कमी को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक स्थिति ऐसी बनी रहेगी। 15 दिसंबर 2023 में लोकसभा में जानकारी देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर 2023 तक देश भर की अदालतों में 5,08,85,856 केस सुनवाई के लिए बाकी हैं। इनमें से 61 लाख से ज्यादा केस 25 हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। जिला अदालतों में जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या 4.4 करोड़ है। 70% से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो 5 साल से ज्यादा पेंडिंग चल रहे हैं। यह एक चिंता का विषय है। इसके बाद आप देखोगे इसमें जो गुजारा भत्ता है, मेंटेनेंस की जो हम बात करते हैं, ये क्या होता है? देखिए, एक व्यक्ति अगर दूसरे कमजोर व्यक्ति को या अक्षम व्यक्ति को खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन, मेडिकल जैसी बेसिक जरूरतों के लिए आर्थिक मदद करता है तो उसे मेंटेनेंस कहते हैं, गुजारा भत्ता कहते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 का, वो गुजारा भत्ता कहता है। 2 तरीके का होगा। पहला, अंतरिम गुजारा भत्ता। ये कब होता है कि मान लीजिए भाई पति पत्नी है, अब उनका डाइवोर्स का मामला जो है वो कोर्ट में पहुंचता है तो तुरंत तो फैसला होगा नहीं, कुछ टाइम तक वो मामला जो है वो कोर्ट में चलता रहेगा। तो अंतरिम गुजारा भत्ता होता है कि जब तक उस केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक क्या करना होता है? आप कहोगे तब तक गुजारा भत्ता जो है वो देना होता है। इसके बाद आता है परमानेंट गुजारा भत्ता। परमानेंट मेंटेनेंस की बात होती है। अब मान लीजिए भाई तलाक का अंतिम फैसला आ गया तो फैसले में यह तय किया जाता है कि पत्नी को आजीवन कितना पैसा जो है वो हर महीने दिया जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 36 और 37 में गुजारे भत्ते के बारे में जरूरी प्रावधान जो है वो किए गए। ठीक है। मेंटेनेंस कितना देना होगा ये उस व्यक्ति की आय, संपत्ति, जिम्मेदारी और जरूरतों को देखकर किया जाता है। इसमें कोई अपर या लोअर लिमिट नहीं है। अतुल सुभाष ने दावा किया कि वो हर महीने 80,000 रुपए गुजारा भत्ता उन्हें देने के लिए कहा गया था कि हर महीने आप 80,000 रुपए गुजारा भत्ता जो है वो दीजिए। अब सवाल आता है कि अतुल सुभाष ने जो कदम उठाया वो एक्सट्रीम था। क्या उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था? क्या कोई और कानूनी रास्ता नहीं था? तो इसमें अश्वनी दुबे ने कहा कि अतुल को भारत की जुडिशरी पर भरोसा रखना चाहिए था। वो निचली अदालतों में अगर सुनवाई नहीं हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। अतुल सुभाष को आत्महत्या का रास्ता नहीं चुनना चाहिए था। लेकिन उस समय उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कोई इंसान जब एक हद से ज्यादा परेशान हो जाता है, प्रताड़ित हो जाता है, तो वो उस टाइम पर क्या कदम उठा सकता है ये आप नहीं सोच सकते। अब बात है कि अगर पत्नी या ससुराल वाले झूठे केस में फंसाएं तो क्या पुरुषों के पास कोई विकल्प है? तो इस पर अश्विनी दुबे ने कहा कि दहेज प्रताड़ना में झूठा केस दर्ज कराने वालों पर कोई केस नहीं होता है। अभी ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस मामले में झूठा केस दर्ज कराने वालों को सजा दिला सके। ऐसे में पीड़ित पुरुषों के पास सिविल रेमेडी और क्रिमिनल रेमेडी के ही 2 ऑप्शन बचते हैं।
मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर ससुराल पक्ष ने आपके ऊपर मान लीजिए कह दिया कि इन्होंने दहेज मांगा, दहेज मांग करके हमारी बेटी को प्रताड़ित किया है और वो केस झूठा है, तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। ऐसा कोई कानून नहीं। केवल दो ऑप्शन है। पहला, सिविल रेमेडी क्या है? सिविल रेमेडी का मतलब है कि पीड़ित पुरुष जो है वो मुआवजे के लिए अपील कर सकता है। वो कह सकता है भाई मानहानि की, इन्होंने मानहानि के लिए मुआवजा मांग सकता है। और क्रिमिनल रेमेडी क्या हो जाएगी? झूठा केस करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया जाए। एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। अब अगर वो सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध होने पर सजा हो सकती है, आपका क्रिमिनल रेमेडी है। ठीक है। अब अगला सवाल आता है कि अतुल ने अपनी वीडियो में पत्नी, सास और जज पर जो आरोप लगाए हैं उसमें आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अश्विनी दुबे ने कहा कि भाई वीडियो में जुडिशरी पर आरोप लगे हैं, उनकी पत्नी जो है निकिता सिंघानिया, उन पर आरोप लगे हैं जो अभी साबित नहीं हुए, आरोप हैं। अब उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, अतुल के भाई ने भी आरोप लगाए हैं। अगर यह सिद्ध हो जाता है कि भाई उन्होंने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाया है, तो बीएनएस के तहत धारा 108 के तहत मामला बनेगा और इसमें 10 साल तक की सजा जो है वो हो सकती है। जहां तक बात है सिविल कोर्ट की जज जो नीता कौशिक है, उन पर जो आरोप लगा है, तो भाई हायर जुडिशरी जो है उसकी जांच करेगी। यह पूरा एक लेटर है जिसमें उन्होंने पूरा बताया कि भाई किस तरीके से क्या बातचीत हुई। जो मैंने आप लोगों को बताया कि जज के सामने उन्होंने बोला कि भाई आप लोग, जज ने कहा कि आप लोग सेटल क्यों नहीं कर लेते हो चीजों को? तो अतुल ने कहा कि पहले 1 करोड़ की मांग थी, अब 3 करोड़ की मांग हो रही है। इस पर जज जो है वो क्या कहती है, तो तुम्हारे पास होगा 3 करोड़ तभी तो मांगा जा रहा है। तो इस पर अतुल ने कहा कि मैम आप देखिए कैसे कैसे इल्जाम लगाए गए हैं, ठीक है, कितने सारे केसेस डाले गए, मुझे बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा, बात नहीं करने दी जा रही। तो जज ने कहा तो क्या हो गया, ऐसे केसेस तो चलते हैं, तो झूठे केस होते ही हैं, पारिवारिक मामला है, आपस में इसको क्या कर लीजिए, आप सेटल कर लीजिए। समझ आ रही है बात? अब इसी चीज को लेकर के अतुल कहते हैं जज के सामने कि मैम एनसीआरबी का डेटा कहता है कि ऐसे मामलों में पुरुष क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो पत्नी ने कहा कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? इस पर जज हंसी और उन्होंने कहा कि आप बाहर जाइए। और फिर अतुल से कहा कि देखो मामला सेटल कर लो। ठीक है, तो अतुल कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं। तो जज का कहना था कि हम कुछ बातचीत करके मामला सेटल करवा देंगे और मामला सेटल कराने के मैं 5 लाख रुपए लूंगी। अब इन सारी बातों से क्या पता चलता है कि अतुल की जिंदगी का एक तरीके से मजाक बन चुका था। वो हेल्प की बात कर रहा है और उस पर क्या हो रहा है, हंसा जा रहा है, बोला जा रहा है कि हम एडजस्ट करा देंगे, 5 लाख रुपए दीजिए। अब लास्ट में एक प्रश्न आता है कि क्या सच में पुरुषों की आत्महत्या के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं? 2023 में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी ने एक याचिका दायर की और उन्होंने बोला कि भाई जिस तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग है उसी तरीके से राष्ट्रीय पुरुष आयोग की भी स्थापना की जाए। घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों की आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं और वो इससे निपटने के लिए काम करेगा। महेश कुमार ने भारत में आकस्मिक मौतों पर जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट है, उन्होंने उसका हवाला दिया और उन्होंने कहा कि 2021 में देश भर में 1.64 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। इसमें 81,000 से ज्यादा लोग विवाहित पुरुष थे और लगभग 28,000 विवाहित महिलाएं थीं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में 2021 की रिपोर्ट में कहा गया कि 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं और 4.8% ने वैवाहिक समस्याओं की वजह से आत्महत्या की। तो यह पूरा मुद्दा हम लोगों ने देखा
एक बहुत ही मार्मिक, भावुक करने वाली चीजें हैं ये, हमारी भारतीय संस्कृति जो कि कहती है कि विवाह एक ऐसा बंधन है जो सिर्फ दो इंसानों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन है, जो इस समाज का आधार है। और ये परंपरा कोई नई नहीं है, ये लगातार चलती आ रही है। कानून बने, कानून इसलिए बनाए गए ताकि अगर महिलाओं का कहीं पर उनका उत्पीड़न हो रहा है तो उसको रोका जा सके, अगर कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको रोका जा सके, अगर किसी तरीके से वो इस समाज में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो उनको सुरक्षा दी जा सके। लेकिन अगर इन कानूनों का इसी तरीके से दुरुपयोग होगा, अगर ये कानून जो है वो इंसान के भले की बजाय उसका बुरा करना शुरू कर देंगे, तो समाज को, सरकार को, अदालतों को इसके बारे में सोचना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।